डिसाइबल ग्रुप में। दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में सभी लोग अपने घरों पर बैठे हैं और उन विद्यार्थियों को भी परेशानी आ रही है जो विद्यार्थी अपनी पुस्तकों के साथ नहीं है, उनके पास खुद की पुस्तकें नहीं है। उन सभी के लिए आज बात करेंगे एक दूसरी जगह चलने की, क्योंकि सभी लॉकडाउन में घर पर बैठे हुए हैं और इसलिए जरूरत है कहीं घूमने की। तो आइए बात करते हैं आज किसी शहर की। तो आज बात करेंगे पृथ्वी के अंदर जाने की, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की आज बात करेंगे। तो टॉपिक नेम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात हम आज करेंगे। अब दोस्तों हमने डिसाइड तो कर लिया कि टूर चलेंगे पृथ्वी के अंदर, लेकिन साधन क्या है पृथ्वी के अंदर चलने के लिए? साधन, तो साधन दोस्तों तीन है। तीन साधनों की आज बात करेंगे। अप्राकृतिक साधन, अप्राकृतिक साधनों की मतलब अप्राकृतिक सोर्स की बात करेंगे। सेकंड की बात करेंगे प्राकृतिक साधनों की, और तीसरे नंबर पर बात करेंगे दोस्तों उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाओं से प्राप्त साक्ष्यों की। तो दोस्तों तीन स्तर पर तीन पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी की हमारे पास तीन साधनों की उपलब्धता है, अप्राकृतिक साधनों की, प्राकृतिक साधन और उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाओं से प्राप्त साधनों की। दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पृथ्वी की प्राकृतिक साधनों में हम क्या देखेंगे। नंबर 1 पर देखेंगे हम घनत्व। दूसरे क्रम में पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम बात करेंगे दबाव की, और तीसरे क्रम में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में बात करेंगे तापक्रम की। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक साधनों के संबंध में बात करेंगे ज्वालामुखी या ज्वालामुखी क्रियाएं, और दूसरे स्टेप पर बात करेंगे भूकंप से प्राप्त साक्ष्य, भूकंप साक्ष्यों की। उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाओं से प्राप्त साक्ष्यों में दोस्तों हम बात करेंगे विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिकल्पनाओं की। इस टॉपिक को वीडियो के सबसे अंत में समझाऊंगा मैं। तो आइए बात करते हैं की पॉइंट के माध्यम से प्राकृतिक अप्राकृतिक साधनों की और उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाओं की। तो दोस्तों पहले क्रम में हम बात करेंगे पृथ्वी की अप्राकृतिक साधनों से प्राप्त जानकारी की। प्राकृतिक साधनों में हमने तीन की बात की थी, घनत्व की। तो पहले संबंध में घनत्व की बात करते हैं। दोस्तों पृथ्वी का औसतन घनत्व, पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है? 5.5। पृथ्वी का औसतन घनत्व 5.5। इस पृथ्वी में आपको पता होगा पृथ्वी को तीन भागों में विभाजित करके हम अध्ययन करते हैं, भूपर्पटी, प्रवाल और रोड, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो इस संबंध में पहले देख लेंगे भूपर्पटी का घनत्व। भूपर्पटी के घनत्व की बात करते हैं तो ये भूपर्पटी का घनत्व 3.0 होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं औसतन घनत्व 5.5 है, जबकि भूपर्पटी यानी कि जो सबसे ऊपरी परत है उसका घनत्व 3.0 है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि पृथ्वी के जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं पृथ्वी में, इसके बाद जो प्रवाल है उसका घनत्व 4 से लेकर के 10, और जो क्रूड है उसका घनत्व 10 से लेकर के 12 और 13, 13.5 तक हो जाता है, 13.5 तक हो जाता है। तो इस संबंध में आप जैसे देख पा रहे हैं कि 3 4 से 10 तक हो जाता है, 10 से 13.5 तक, यानी कि धीरे धीरे घनत्व में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, घनत्व में परिवर्तन हो रहा है। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व में वृद्धि हो रही है, यानी कि ठोस चट्टानों की या मुलायम चट्टानों की वृद्धि हो रही है। दोस्तों बात करते हैं घनत्व की। घनत्व क्या होता है? दो अणुओं के मध्य लगने वाले दबाव के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे हम घनत्व कहते हैं। तो
तो इस संबंध में पृथ्वी और पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर जाते हुए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों सेकंड नंबर पर बात करते हैं पृथ्वी की दबाव की। दोस्तों अब बात करते हैं पृथ्वी की दबाव की। सेकंड पॉइंट हमने भी देखा था पृथ्वी का दबाव यानी कि प्रेशर, पृथ्वी पर कितना प्रेशर लग रहा है। तो इस संबंध में अभी देखा घनत्व, घनत्व जब अधिक है तब दाब भी अधिक होगा, दबाव भी अधिक लगेगा। दबाव अधिक क्यों लगेगा? क्योंकि पृथ्वी में ठोस चट्टानें हैं और कुछ मुलायम चट्टानें हैं जिनके कारण घनत्व में वृद्धि हो रही है, तो दबाव में पृथ्वी के दबाव में भी वृद्धि हुई है। प्राकृतिक साधनों के अंतर्गत आता है दबाव। इसके बाद तीसरे क्रम में बात करेंगे तापक्रम की, यानी कि टेम्परेचर। अपने जो शहर यानी कि हम जो पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं तो उसमें हम कितना तापक्रम देखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि 32 मीटर की गहराई पर, 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जाती है। तापमान में जो पृथ्वी की ऊपरी परत यानी कि क्या क्रस्ट के अंदर 32 मीटर की गहराई पर जाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है। तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है। ऐसे ही हम प्रथम यानी कि पहले 100 किलोमीटर, पहले 100 किलोमीटर पर जाएंगे। पहले 100 किलोमीटर की गहराई में हम तापमान में कितनी की वृद्धि देखते हैं? 12.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अब दोस्तों ये टर्म 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर यानी कि पहले 100 किलोमीटर पर जाने पर हमें तापमान में 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की वृद्धि दिखाई देती है। यानी कि आप क्या समझ पा रहे हैं कि तापमान 1 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, यानी कि तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। अब दोस्तों आगे जाकर के देखते हैं कि तापमान 300 किलोमीटर, यह जगह नहीं इसलिए मैं थोड़ा इसे रफ कर रहा हूं। इसके बाद 300 किलोमीटर यानी कि 300 किलोमीटर पर तापमान में क्या होता है? अस्थिरता आ जाती है। तापमान में क्या दोस्तों, तापमान में क्या अस्थिरता आ जाती है और तापमान बढ़कर कितना हो जाता है? 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यानी कि तापमान में कितनी 300 किलोमीटर पर तापमान में कितनी 2 डिग्री सेल्सियस की, ये माइनस है, 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की वृद्धि होती है। तो इस संबंध में आपने देखा कि घनत्व और दबाव में जैसे परिवर्तन हो रहा है वैसे ही तापक्रम में भी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। अब दोस्तों आप प्राकृतिक साधनों से हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे निष्कर्ष यहां में लिख देता हूं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम कि हो सकता है शायद पृथ्वी की आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या हो? अत्यधिक गर्म हो, अत्यधिक गर्म हो, प्लस इसमें क्या घनत्व की अधिकता के कारण, पृथ्वी के अंदर घनत्व अधिकता के कारण भार अधिक हो, यानी कि ठोस चट्टानों की उपस्थिति हो। ठोस या मुलायम चट्टानों की, मुलायम धातुओं की और चट्टानों की, धातुओं की उपस्थिति भी ज्यादा हो सकती है। दोस्तों जानकारी अप्राकृतिक साधनों से प्राप्त हो रही है, इसलिए इस जानकारी को 100% नहीं माना जा सकता। IUGG यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिक्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिक्स में ये बताया गया है कि इस संबंध में घनत्व में परिवर्तन के कारण क्या निष्कर्ष निकल सकता है, आंतरिक भाग में अत्यधिक ताप के कारण क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दोस्तों अब आप बात करते हैं, अगली टर्म में बात करते हैं हम प्राकृतिक साधनों की। प्राकृतिक साधनों में हम 2 की बात की थी, ज्वालामुखी की बात करते हैं। दोस्तों आपने अभी कुछ देर पहले देखा था कि तापमान वृद्धि हो रही है, तो आप जानते हैं ज्वालामुखी कैसे कहते हैं? पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर या पृथ्वी के आंतरिक भागों में लावा या मैग्मा, ये जो ज्वालामुखी कुछ ऐसी संरचना होती है, ये लावा या मैग्मा जब ऊपर आता है और जम जाता है, ये ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं। आगे आने वाले टॉपिक में ज्वालामुखी भूकंप की हम बात विस्तार से करेंगे।
इस संबंध में ज्वालामुखी की क्रिया जब इससे लावा और मैग्मा बाहर निकलता है उसमें क्या क्या और निकलता है, खनिज निकलते हैं प्लस खनिज ये धातु कहते हैं उसी में आते हैं, खनिज निकलती है, कुछ धातुएं निकलती हैं प्लस राख प्लस और भी तत्व इससे ज्वालामुखी के बाहर निकलते हैं। तो उससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना किस प्रकार से खनिजों और धातुओं से निर्मित है। इसी संबंध में आगे बात करते हैं दोस्तों भूकंप की। भूकंप दोस्तों ज्वालामुखी से जानकारी इस संबंध में ज्यादा सही जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती या ज्यादा साक्ष्यों की जानकारी प्राप्त नहीं होती। भूकंप से आप जानते हैं जो जब पृथ्वी का हिलना क्या कहलाता है, पृथ्वी का कंपन भूकंप कहलाता है। इस बात हम आगे करेंगे, पृथ्वी का कंपन भूकंप कहलाता है, आप जानते होंगे। तब भूकंप के कारण जो साक्ष्यों की जानकारी हमें प्राप्त होती है उससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भली भांति अध्ययन किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्राकृतिक साधनों के बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, पृथ्वी को आंतरिक संरचना में 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले नंबर पे आती भूपरपटी यानी कि क्रस्ट। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग की जो परीक्षा है या यूपीएससी की जो परीक्षा होती है उसमें देवनागरी लिपि का आप उपयोग करें, यानी कि इसको इंग्लिश में ना लिखें, इस तरह से इंग्लिश में इसको ना लिखें आप अपने एग्जाम में देवनागरी लिपि का उपयोग करते हुए। इसके बाद सेकंड नंबर पर आपकी प्रवाल। प्रवाल को मैंडल कहते हैं। इसके बाद रोड, यह इंग्लिश में कोड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे प्रवाल, भूपरपटी, प्रवाल और रोड की। दोस्तों भूपरपटी के बाद प्रवाल का विभाजन भी 3 भागों में किया गया है। प्रवाल का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। इसमें मुह असंबद्धता, इसकी चर्चा हम आगे आने वाले बात में करेंगे। मुह असंबद्धता से 200 किलोमीटर, इसके बाद 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर और 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। इसके बाद रोड का विभाजन भी 2 पार्ट में किया जा सकता है। नंबर 1 बाह्यतम और नंबर 2 आंतरिक। इस तरह से दोस्तों इसका विभाजन अभी हम विभाजन करके पढ़ेंगे इसको। तो इसके बाद बात करते हैं आगे की। दोस्तों पी तरंगों की गति इसमें होती है 13.6 किलोमीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हैं धीरे धीरे कि इसमें पी तरंगों की गति धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि नीचे जाते जाते द्रव अवस्था में वृद्धि हो रही है। द्रव अवस्था में क्या हो रहा है? वृद्धि में लिख देता हूं, द्रव अवस्था में वृद्धि हो रही है। निष्कर्ष से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्या असंबद्धता। बात करते हैं असंबद्धता की, तो इसमें किस प्रकार की असंबद्धता पाई जाती है? गुटेनबर्ग, ये फिर से वैज्ञानिक के नाम गुटेनबर्ग और विसार्ट असंबद्धता। गुटेनबर्ग और विसार्ट असंबद्धता इसमें पाई जाती है। दोस्तों अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि इसकी क्रोड के 2 तरह से विभाजन किया गया है, तो 2 तरह के विभाजन को देख लेते हैं। क्रोड का विभाजन 2 प्रकार से किया गया था। बाह्यतम क्रोड, बाह्यतम क्रोड की बात करते हैं तो इसमें, और आंतरिक क्रोड। दोस्तों अब ये दोनों बाह्यतम और आंतरिक में क्यों विभाजन किया है? आप जानते हो घनत्व जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है उस हिसाब से इनमें परिवर्तन भी कर दिया गया। तो 2900 से 5150 किलोमीटर। और आंतरिक क्रोड की मोटाई की बात करते हैं 5150 से 6370 किलोमीटर। दोस्तों 6400 किलोमीटर भी इसे कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं किसकी? इसमें इन दोनों में घनत्व परिवर्तन हो रहा तो एक असंबद्धता फिर से आ जाती है इसमें।
फिर से एक असंबद्धता हमको देखने को मिलती है, उसे कहते हैं लेहमैन। ये फिर से कोई मैन यानी कि व्यक्ति विद्वान है। लेहमैन असंबद्धता किस किस के बीच पाई जाती है? बाल्टन कोड और आंतरिक कोड के बीच फिर से एक असंबद्धता आ जाती है, लेहमैन असंबद्धता। दोस्तों इसके बाद इसके डायग्राम की हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे पहले वीडियो में कहा था कि मैं इसका डायग्राम वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये क्या है, मैंने पृथ्वी की एक कार्ड ले ली है, यानी ये जो हमारी पृथ्वी है इसमें से एक कार्ड मैंने ली है पृथ्वी की इस तरीके से। तो इस संबंध में हम देखते हैं कि ऊपरी भाग क्या है, भूपर्वतीय, जिसकी मोटाई मैंने बताई थी आपको 30 से 100 किलोमीटर के बीच इसकी मोटाई है। इसके बाद दूसरी जो परत हमारी है मेंटल और तीसरी परत है क्रोड। तो इसके बाद भूपर्वतीय के बाद अभी आपको मैंने बताया था कि उसका दो भागों में विभाजन किया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, यानी ये मेंटल का विभाजन है। इसके बाद बाल्टन क्रोड और आंतरिक क्रोड का इस तरह से विभाजन किया है। दोस्तों अब इसमें टर्म लिख रहा है लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर। ये घनत्व में परिवर्तन के कारण दो और दुर्बल मंडल बन गए। दुर्बल मंडल क्या होता है कि जब घनत्व में परिवर्तन होता है या जब प्लेटों में परिवर्तन होता है तो जो द्रव अवस्था में मैग्मा या लावा होता है उसमें खनिजों की मात्रा या फिर किसी धातु की मात्रा में परिवर्तन के कारण ये जो लिथोस्फीयर जैसे दुर्बल मंडल बन जाते हैं, यानी कि इनमें कुछ अलग परिवर्तन होता रहता है। तो इस तरह से देखते हैं लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर दो दुर्बल मंडल हमें बीच में प्राप्त होते हैं। उसके बाद मैंने घनत्व की और असंबद्धता की बात की थी, इसके बाद गहराई की बात हम कर लेते हैं अभी। जैसे कि 30 से 100 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। इसके बाद ऊपरी मेंटल और निचला क्रस्ट, ये परपेंडिकुलर क्रस्ट, ऊपरी मेंटल और निचली क्रस्ट, ये इसके बीच में क्या संबद्धता है? कोंडाड और मो असंबद्धता, दो संबद्धता पाई जाती है। घनत्व परिवर्तन 2.9 से 3.3 और 4.3 तक हो जाता है, घनत्व परिवर्तन हो जाता है। इसकी गहराई की बात कर लेते हैं। तो ये जो निचली क्रस्ट है इसमें 100 से लेकर के हम बात कर लेते हैं 2900 किलोमीटर और 2900 से 6370 किलोमीटर। इसका विभाजन फिर अभी विभाजन किया गया था दो में, 5150 से 6370 के बीच में। तो दोस्तों देख लेते हैं। इसके बाद ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच असंबद्धता रैपिडी असंबद्धता, घनत्व में परिवर्तन 4.3 से 10.0 तक चला जाता है। इसका दो भागों में विभाजन हुआ था। इसके बाद आंतरिक कोड और बाहतन कोड के बारे में बात करेंगे। 2900 से 5150 तक क्या है? बाहतन कोड है, इसमें घनत्व 12.3 से 13.3 तक चला जाता है, यानी कि 1 की वृद्धि इसमें फिर से हो जाती है। इसीलिए रैपिड गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है किस किस के बीच? बाहतन कोड और आंतरिक कोड के जो बीच की परत है, यानी ये निचली मेंटल और बाहतन कोड के बीच में जो परत है इसमें पाई जाती है गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसके बाद जो आंतरिक कोड है, आंतरिक कोड का ऊपरी वाला भाग और बाहतन कोड का निचला भाग, इसमें कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? लेहमैन असंबद्धता। और घनत्व में परिवर्तन कितना होता है? 13.3 से 13.6 तक इसमें परिवर्तन होता है। दोस्तों अभी कुछ देर पहले मैंने बात की थी ब्रीफ में, ये जो डायग्राम हम बनाएंगे, यदि आप इस पूरे डायग्राम को याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में, यदि ये डायग्राम आप बना के आते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का डायग्राम यदि आप बना के आते हैं तो आपकी पेपर आपकी जो कॉपी उसमें नंबरों की बरसात होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब दोस्तों आगे हमने बात की थी अपनी रूपरेखा में कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्यों की हमने कुछ बात की थी। दोस्तों आगे जो आने वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा टफ है, ज्यादा टफ नहीं है, तो उसको समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं आगे जो आने वाला टॉपिक है उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्यों की। चलिए दोस्तों, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हमने जो रूपरेखा में बनाया था उत्पत्ति से प्राप्त साक्ष्यों की बात हम करते हैं। दोस्तों ये टॉपिक इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको यहीं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें उत्पत्ति संबंधित दो परिकल्पनाओं की बात की गई है। दो परिकल्पनाएं कौन कौन सी?
द्वैतवादी अद्वैतवादी की पहले बात करेंगे। अद्वैतवादी और द्वैतवादी परिकल्पना, दो परिकल्पनाओं की बात करेंगे। द्वैतवादी परिकल्पना में फिर से दो परिकल्पनाओं की बात करेंगे। एक तो कांट की वायव्यासी परिकल्पना और कांट की वायव्यासी परिकल्पना के बाद बात करेंगे लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। दोस्तों इन दो परिकल्पना की बात करेंगे। ये परिकल्पना किससे संबंधित है दोस्तों? आगे जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है उससे संबंधित ये परिकल्पना है। द्वैतवाद में हम बात करेंगे चैम्बरलेन और मोल्टन की ग्राउंड परिकल्पना। चैम्बरलेन और मोल्टन की ग्राउंड परिकल्पना की बात करेंगे। जेम्स जीन्स और जेफरीज, ये दोस्तों ये जो अभी हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिकों की, ये सब वैज्ञानिकों के नाम है। तो बात करेंगे जेम्स जीन्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना की बात करेंगे। रसेल की द्वैतारिक परिकल्पना, रसेल की द्वैतारक परिकल्पना की बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ऑटो स्मिथ की धूल परिकल्पना। ऑटो स्मिथ की धूल परिकल्पना होगा। ऑटो स्मिथ की धूल परिकल्पना की बात करेंगे। फ्रेंड होयल और लिटिलटन की परिकल्पना, इसको आप लिख लीजिए। इस बार मैं इसको रफ कर देता हूं, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसको। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड होयल और लिटिलटन। दोस्तों ये लिटिलटन और लिटिलटन भी कहते हैं विद्वान को। फ्रेंड होयल एंड लिटिलटन की अंतरतारक फ्रेंड होयल और लिटिलटन की अभिनव तारक परिकल्पना, अभिनव तारा परिकल्पना। ठीक है दोस्तों, इन परिकल्पनाओं की बात करेंगे अद्वैतवादी और द्वैतवादी परिकल्पनाओं की। इसमें कांट की वायव्यासी परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना की बात हम पहले कर लेते हैं। आइए बात करते हैं पहले अद्वैतवादी परिकल्पनाओं में। कांट की वायव्यासी परिकल्पना की। दोस्तों कांट की वायव्यासी परिकल्पना, अब ये टर्म आता है वायव्यासी। वायव्यासी क्या होती है दोस्तों? कोई भी पिंड, ये ऐसे पितृपिंड भी कहते हैं, यानी कि जो एक ही हो, पूरे ब्रह्मांड में एक ही पिंड हो, उस पिंड से जो और तत्व निकलेंगे, उस निकलने वाले के पितृपिंड को क्या कह देंगे? वायव्यासी। यानी कोई भी धर्म पिंड जिसे हम वायव्यासी कह सकते हैं सामान्य टर्म है। इसके बाद वायव्यासी परिकल्पना में क्या बात करते हैं कि एक निहारिका, तो की पॉइंट के माध्यम या चित्र के माध्यम से मैं इनको बताने का प्रयास करूंगा। आप लिखने का तरीका मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। निहारिका, इसे नेबुला भी कहते हैं। तारों के जीवन चक्र में निहारिका और उनकी जो बाकी की टर्म है उनकी बात हम आगे करेंगे। निहारिका यानी एक तारा होता है, उससे कांट कहते हैं कि उससे कई सारे कणों का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? कई सारे कणों का। अब दोस्तों मैं एक बात बताना भूल गया था, अद्वैतवादी। अद्वैतवाद का क्या मतलब होता है कि
कोई भी जो चीज है वो एक ही है, यानी कि उसके समान कोई दूसरा अस्तित्व नहीं है, उसके जैसा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, कोई पिंड नहीं है। जो भी उत्पत्ति हुई है पृथ्वी के संबंध में वो केवल एक ही पिंड से हुई है। तो ये क्या कहते हैं, कांट क्या कहते हैं कि कोई न्यायिका है, उससे निकले जो कई सारे कण, इन कणों को इन्होंने क्या नाम दिया, क्या कहा इनने, इनसे कई सारे छल्ले निकले हैं और यही सारे छल्ले ठंडे होकर के क्या होकर के ठंडे होकर के ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। दोस्तों इन्होंने ग्रह की उत्पत्ति की बात इस संबंध में ऐसे करके की, कैसे एक न्यायिका थी, उससे कई सारे छल्ले निकले, जब वो ठंडे हुए तो ग्रहों का निर्माण करते हैं। दोस्तों ये सब तो ठीक था कि इनने ये कह दिया सीधे कि ग्रहों को छल्ले निकलने से ठंडे ग्रहों का निर्माण हो, लेकिन हम देखते हैं कि आज सूर्य के साथ साथ कई सारे पिंड भी उसमें मौजूद हैं और इन्होंने कहा कि न्यायिका में से छल्ले निकले। तो न्यायिका में छल्ले आकर कैसे निकले, कौन सा बल था, क्या था उसमें, गुरुत्वाकर्षण लगा, क्या लगा, इस संबंध में इन्होंने कोई व्याख्या नहीं की है। तो दोस्तों 2 पॉइंट में हम इनकी बात करेंगे, इसको मैं रख कर रहा हूं। इसमें इनकी कमी क्या रही, इस परिकल्पना की, परिकल्पना जो अभी मैंने चित्र बताया था आपको वैसा ही लिखना है, कैसा, एक न्यायिका थी, उससे कई सारे छल्ले निकले जो ठंडे होकर क्या बन गए, ग्रह बन गए। ऐसे ही कमी देख लेते हैं, इनमें क्या कमी रह गई, गणितीय नियम, गणितीय नियम यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप जानते होंगे, गणितीय नियम, गणितीय नियमों की गलत व्याख्या की इनने। इन्होंने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण के संबंध में हम जानते हैं कि कोई पिंड के सामने जब कोई पिंड होता है तब उसके जो कोई पिंड उससे अलग हो सकता है या कुछ हो सकता है। न्यायिका से किस तरह से कण या छल्ले अलग होते हैं संबंध में कोई व्याख्या नहीं की, इसलिए गणितीय नियमों की इनने गलत व्याख्या कर दी। सेकंड, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम की, के नियम का अभाव कह सकते हैं, के नियम का अभाव, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का अभाव, इनकी जो परिकल्पना है इसमें गलत, इसमें कमी दिखाई दे रही, अभाव, या इनने इसकी गलत व्याख्या कर दी। अभाव लिखना सही नहीं होगा, इनने इसकी गलत व्याख्या कर दी। दोस्तों बात करते हैं कोणीय संवेग क्या होता है। जब कोई पिंड चक्रण करता है, जब कोई पिंड चक्रण करता है किसी मार्ग में, तब उसके किसी कोण से जब हम दूरी का मापन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कोणीय दूरी कहते हैं, और इसी के संवेग को उनके कह देते हैं कोणीय संवेग, कोणीय संवेग कह देते हैं, और इसके संरक्षण के नियम को कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ इसको। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, अभी हमने बात की कांट की बायोग्राफी, परिकल्पना की। आपको एग्जाम में क्या करना है, इनकी परिकल्पना लिखना है, परिकल्पना लिखने के बाद उनकी कमियां जरूर बताना है। यदि आप इनकी कमियां नहीं बताएंगे हो सकता है आपको नंबर ना मिले। दूसरी बात करते हैं लाप्लास की, दूसरी बात करते हैं दोस्तों लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। परिकल्पना दोस्तों इंग्लिश में आप जानते होंगे हाइपोथेसिस कहते हैं। तो न्यायिका परिकल्पना की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि एक न्यायिका थी, उससे एक छल्ला निकला, क्या हुआ, एक छल्ला निकला उससे, और उस छल्ले में से दोबारा से क्या हुआ, कई सारे छल्ले निकले, क्या हुआ, कई सारे छल्ले निकले, और यही छल्ले जब ठंडे हुए तो क्या कहलाए, ग्रह, इन्हीं के कारण क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस तरह से ये कहते हैं कि एक न्यायिका थी, उसमें से एक छल्ला निकला, और उस छल्ले में से कई सारे छल्ले से क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के ग्रहों का जन्म हुआ। दोस्तों ये एक छल्ला सूर्य भी हो सकता है या कोई तारा भी, इसकी व्याख्या इन्होंने नहीं की है। तो हम इस बात कर लेते हैं किसकी, इनकी कमियों की।
दोस्तों इनकी कमियों में एक बात और बताना भूल गया मैं कि कांट की बाह्यग्रासी परिकल्पना, कांट की जो बाह्यग्रासी परिकल्पना हमने अभी बात की थी, कांट नामक वैज्ञानिक का नाम तो आप देख पा रहे हैं। ये परिकल्पना इन्होंने 1755 में दी थी। इसके बाद ये जो परिकल्पना आई है ये 1796 यानी 1796 में ये परिकल्पना आई है। इसकी कमी देख लेते हैं हम। अब देखिए दोस्तों, न्यायिका से एक छल्ला निकला, कई सारे छल्ले निकले। अब इस छल्ले के चारों ओर ये चक्रण कैसे करेंगे, इस संबंध में कोई जानकारी इन्होंने नहीं दी, तो कमी में यही लिख देता हूँ, चक्रण की जानकारी नहीं है, चक्रण की व्याख्या नहीं है कि चक्रण किस दिशा में हो रहा है, कैसे घूमेंगे, किस तरह से घूमेंगे, कौन सा बल लगेगा, इसकी इन्होंने कोई व्याख्या नहीं की। दूसरी बात कर लेते हैं हम किसकी, चक्रण के बाद जो बृहस्पति है, बृहस्पति और शनि के उपग्रह विपरीत चक्रण करते हैं। अब दोस्तों कुछ उपग्रह चक्रण सीधी दिशा में कर रहे हैं और कुछ जो उपग्रह बृहस्पति और शनि के उपग्रह, शनि का उपग्रह आप जानते हो टाइटन है, तो ये कुछ उपग्रह विपरीत दिशा में गति चक्रण कर रहे हैं। तो इस संबंध में इनकी कोई व्याख्या नहीं है कि चक्रण किस तरह से होगा या कैसे होगा। दोस्तों अगली बात करते हैं हम द्वैतवादी परिकल्पनाओं की। द्वैतवादी परिकल्पनाओं में चलिए दोस्तों बात करते हैं द्वैतवादी परिकल्पनाओं की। द्वैतवादी परिकल्पनाओं में पहले नंबर पर रूपरेखा की बात जैसे की थी हमने, जेम्स जीन्स और जेफरीज की। जेम्स जीन्स और जेफरीज की परिकल्पना सबसे आखिरी में दी गई थी द्वैतवादी परिकल्पना में। पहले बात करते हैं चैम्बरलेन और मोल्टन की परिकल्पना। किसकी, चैम्बरलेन और मोल्टन की, चैम्बरलेन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना की बात कर लेते हैं। 1905 में दो वैज्ञानिक थे, चैम्बरलेन और मोल्टन, इन्होंने 1905 में दी थी। ये कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है, ठोस पिंड से हुई है। कोई ठोस पिंड था, कोई ठोस पिंड, ठोस पिंड को इन्होंने क्या कह दिया, सूर्य भी कह दिया। जब ये सूर्य ठोस पिंड था, इसके सामने कोई साथी तारा था। इस साथी तारे के आकर्षण के कारण, ये बड़ा पिंड है छोटा पिंड है, कोई आकर्षण पर लगा होगा, इस आकर्षण के कारण इनमें टकराव हुआ। टकराव के कारण इस पिंड से, ये द्वैतवादी परिकल्पना मतलब दो पदार्थों से उत्पत्ति हुई, यानी कि कोई भी दो तत्व या पदार्थ होंगे, उनसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी और अन्य ग्रह की उत्पत्ति हुई होगी। तो ठोस पिंड और साथी तारा दो चीजें हो गई हैं, इनके टकराव से कई सारे कण की उत्पत्ति हुई। कण या छल्ले कह सकते हैं हम भी, छल्लों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें आगे जाकर क्या कह दिया गया, ये ग्रह हैं। यानी कि ठोस पिंड से कोई साथी तारा टकराया, टकराने के कारण इनके संघट्ट के कारण छल्लों का निर्माण हुआ, जिन्हें ठंडे पर ग्रह का निर्माण किया। तो इस तरह से इनकी परिकल्पना की कमियों की बात अब हम कर लेते हैं। इनकी परिकल्पना में कमियां क्या रही दोस्तों, इनकी जो परिकल्पना है उनमें सबसे पहली कमी जो पहले भी देखी गई थी, चक्रण की कमी देखी गई थी। किसी बल की, कौन सा बल इसमें लगा, उसकी कोई व्याख्या नहीं है, फिर से वही कमी देखी गई है। इसके बाद इनकी उपयोगिता क्या रही, इस जो परिकल्पना इन्होंने दी है, इसकी क्या उपयोगिता रही है कि जो महासागर पृथ्वी पर आप देखते हैं, महासागर और महाद्वीपों की
उत्पत्ति के संबंध में द्वैतवादी परिकल्पना में चैम्बरलेन और मोल्टन की परिकल्पना उपयोगी सिद्ध हो रही है। इसके बाद दोस्तों द्वैतवादी परिकल्पना में बात करेंगे किसकी, जेम्स जीन्स और जेफरीज की। जेम्स जीन्स और जेफरीज, जेम्स जीन्स और जेफरीज नामक दो वैज्ञानिक थे, इनकी हम बात करेंगे। इन्होंने 1919 जेम्स जीन्स आए थे 1919 के टाइम पे और जेफरीज 1921 के टाइम पे कि जो फिलामेंट की इनने एक परिकल्पना की है। फिलामेंट की परिकल्पना को इन्होंने क्या कह दिया, ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना की बात करेंगे इनकी। दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि कोई भी एक पिंड था, कोई भी एक पिंड था या जैसे तारा भी इन्होंने कह दिया, उसके सामने सूर्य जो फिर से कोई तारा है, यानी फिर से द्वैतवादी में दो है, इनके बीच में आकर्षण लगा। इसकी कक्षा में ये भ्रमण कर रहा होगा, ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ, आकर्षण बल लगा। तो इसमें क्या हुआ, एक फिलामेंट जैसा कुछ निकला। क्या निकला इसमें, यही तारा रह गया, एक फिलामेंट निकला। फिलामेंट निकला और फिर ये सूर्य वैसा का वैसा था। फिलामेंट की उत्पत्ति हुई। इसी फिलामेंट से आगे जाकर के और छल्ले निकल के क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। आगे जाकर क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। यानी कि इनने ज्वारीय परिकल्पना की बात की। ज्वार क्या होते हैं, पृथ्वी पर जो लहरें होती हैं, समुद्रों की लहरें होती हैं, उनमें उठाव गिराव जो होता है ज्वार भाटा कहलाता है। किस कारण होता है, ज्वारीय तरंगों के कारण। यानी कि ज्वार जो पृथ्वी एक प्रकार से दो पिंडों के बीच खिंचाव है, उसमें क्या है, ज्वार की बात करते हैं। तो तारा और सूर्य के बीच में जो आकर्षण बल लगा कोई या ज्वार उत्पन्न हुए, उनसे क्या हुआ, किससे फिलामेंट निकला। ये किससे निकला, तारे या सूर्य से एक फिलामेंट निकला। आगे जाकर के उसमें से और सारे कई सारे क्या बने, ग्रह बने, जो ठंडे होकर के ग्रह बने। दोस्तों इनकी परिकल्पना की कमियों की बात करते हैं। इनकी परिकल्पना में कमियां हमें देखने को बहुत ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन इनकी जो उपयोगिता ही देखी जाती है। कमियां तो थोड़ी बहुत उसमें भी उसी जो पहली परिकल्पना है उनकी समान ही रह गई है। उपयोगिता क्या है, ग्रहों के चक्रण की इन्होंने व्याख्या कर दी कि ग्रह किस तरह से घूमेंगे, उनका चक्रण अपने साथी तारे के किस संबंध में होगा। उस संबंध में ग्रहों के चक्रण की व्याख्या किसने, जेम्स जीन्स और जेफरीज की परिकल्पना में कर दी गई। दोस्तों ये जो चैम्बरलेन और मोल्टन की आगे परिकल्पना हमने देखी थी, उसका ही संशोधित रूप है। आगे जाकर इस परिकल्पना से ये सिद्ध हो रहा है। इसके बाद देखेंगे रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। दोस्तों बात करते हैं रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। इन्होंने क्या कहा कि ये कोई पिंड था या कोई तारा, जिसे तारा कहते हैं, कोई तारा था, इसके तारे के साथ में एक तारा और था, चक्रण कर रहा था। ये दोनों इस कक्षा में चक्रण कर रहे थे। ये कोई साथी तारा, कोई साथी तारा, तीसरा तारा आया जिसने इन दोनों के बीच में आकर्षण बल उत्पन्न किया, जिसके कारण कई सारे छल्ले निकले और उन छल्लों को क्या कह दिया, ग्रह कह दिया। इस तरह से रसेल की द्वैतारक परिकल्पना में एक तारा, दो तारे थे जो एक दूसरे के चक्कर कर रहे थे। कोई साथी तारे का आकर्षण हुआ जिससे कई सारे ग्रहों का निर्माण हो गया था। बात करते हैं कि जो कमी तो नहीं, कोई कमी तो देख नहीं सकती। इन्होंने कोणीय संवेग संरक्षण, जो हमने बात की थी पहली परिकल्पना में, कोणीय संवेग संरक्षण नियम की व्याख्या इन्होंने कर दी।
आपको दोस्तों एग्जाम में इतना लिखना है कि एक तारा था, इसके साथ में साथी तारा के आकर्षण के कारण ग्रहों का निर्माण हुआ और इसकी उपयोगिता क्या थी, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का इनने व्याख्या कर दी। जेम्स की परिकल्पना, जेम्स जीन्स और जेफरी की परिकल्पना जो भी देखी थी हमने, जेम्स की परिकल्पना की, जेम्स की परिकल्पना का संशोधित रूप है ये, का क्या है, संशोधित रूप है। दोस्तों अब आगे बात करते हैं किसकी, हम दोस्तों बात करते हैं ऑटो श्मिट की अंतर तारक धूल परिकल्पना की। ये कब परिकल्पना की थी, 1943 में। इसमें इन्होंने क्या कहा कि कोई आकाशगंगा थी, आकाशगंगा, आकाशगंगा थी जिसमें कोई सूर्य था, क्या था, सूर्य था, आकाशगंगा थी, इसमें क्या था, सूर्य था, इसके सामने विभिन्न धूल के कण थे, विभिन्न बहुत सारे धूल के कण थे, और जब यही धूल के कण, इन कणों में आकर्षण हुआ तो क्या हुआ, सूर्य और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ, सूर्य और अन्य ग्रहों का निर्माण हो गया था। दोस्तों इनकी उपयोगिता की बात कर लेते हैं कि ये जो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम अभी देखा था, प्लस कोई बल, इसकी व्याख्या कर दी इन्होंने। दूसरी इनकी कमी, आकर्षण की व्याख्या नहीं कर सके, आकर्षण की व्याख्या कैसे नहीं कर सके दोस्तों, ये आकाशगंगा में कोई सूर्य है और इसमें धूलकण इतने किस प्रकार के धूलकण थे, उनका आकर्षण किस तरह से हुआ, इस आकर्षण की व्याख्या ये अपनी परिकल्पना में नहीं कर सके। दोस्तों अब देखते हैं अगली परिकल्पना। दोस्तों अब बात करते हैं फ्रेड होयल और लिटिलटन की अभिनव तारा परिकल्पना। फ्रेड होयल और लिटिलटन की अभिनव तारा परिकल्पना की बात करते हैं। इसमें व्याख्या नेम ऑफ द यूनिवर्स, नेम ऑफ द यूनिवर्स, इसमें दोस्तों इन्होंने 3 तारों की उत्पत्ति की व्याख्या की। इन्होंने कहा कि कोई एक पिंड, जिसे सूर्य कह दिया इन्होंने, सूर्य, उसका कोई निकटवर्ती तारा, कोई सूर्य था, उसका कोई निकटवर्ती तारा था, इस निकटवर्ती तारे में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ, और जिसके कारण क्या बना, कई सारे ग्रह बने, कई सारे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इन्होंने निकट तारे में विस्फोट की चर्चा अपनी इस परिकल्पना में कर दी थी। दोस्तों इनकी जो परिकल्पना है उसमें कमी हम देख लेते हैं। कमी क्या होगी, ये परिकल्पना कोई संतोषजनक परिकल्पना नहीं है। अब संतोषजनक क्यों नहीं है, क्योंकि निकटवर्ती तारे में किस तरह से विस्फोट हुआ, क्या हुआ, इसकी कोई व्याख्या इन्होंने नहीं की। इसकी उपयोगिता देख लेते हैं। अभी जो कमियां थी, समस्त कमी, जितनी भी पहले कमियां थी, जैसे कि कोणीय संवेग की बात हमने की थी, प्लस कोई बल की बात की थी, आकर्षण की बात की थी, उसके बाद ग्रहों के बीच की दूरी, ग्रहों के मध्य की दूरी की हमने बात की थी, इन सब की इन्होंने क्या कर दी, व्याख्या कर दी। तो इस तरह से इन्होंने क्या कर दिया, सब समस्त कमी, जितनी कमी थी उन सब की कमी में कोणीय संवेग संरक्षण का जो नियम था, बल था, आकर्षण था, कौन सा बल आकर्षण था, ग्रहों के मध्य की दूरी कैसे विभाजित हुई, एक ग्रह के संगठन की भी इन्होंने बात करी थी, उस सब की इन्होंने क्या कर दी, व्याख्या कर दी। तो दोस्तों इस तरह से हमारी वैधवादी और अद्वैतवादी परिकल्पनाओं की समाप्ति होती है। क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, यूपीएससी लेवल में ये पूछा जाता है, यूपीएससी में अब तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। माफी चाहता हूँ दोस्तों, किसी कारण से वीडियो को बीच में रोकना पड़ा था।
तो यदि ये परिकल्पना यदि आपको समझ में ना आई हो तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आगे आने वाली किसी वीडियो में हम बात करेंगे, पुनः इन परिकल्पनाओं की हम बात करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं आंसर राइटिंग की, कि आंसर राइटिंग किस तरह से की जाए। दोस्तों अभी जो कीवर्ड्स के माध्यम से हमने बात की थी, अपनी सब्जेक्ट की बात की थी, जैसे कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, इस तरह से बात की थी। बस आपको उन्हीं पॉइंट्स को शब्दों में बांधना है। किस तरह से बांधना है, जैसे यदि आपसे पूछा जाए 3 मार्कर में भूपरपट्टी, तो आपको क्या लिखना है, पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की गहराई तक की परत को क्या कहते हैं, भूपरपट्टी कहते हैं। यह पृथ्वी की प्राथमिक परत है। इस तरह से हम बात कर लेंगे आंसर राइटिंग की, और किसी वीडियो में हम इसी कला को और बेहतर करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।